नमस्कार, जय श्री कृष्ण बच्चों। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों हम 6 लेसन पढ़ रहे थे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों कल हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम कल अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, आज हम और भी रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, कल हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा था कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर नया पदार्थ बनता है, या फिर रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, या फिर ऐसे परिवर्तन जो कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कल हमने पढ़ा था और एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो उससे धुआं निकलता है, विषैली गैसेस निकलती है, पीछे अवशेष के रूप में राख बनती है। तो एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बनता है। जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पीछे अवशेष भी छूटता है, पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाता है ना। और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, क्योंकि जली हुई लकड़ी के बाद कोयले से क्या हम वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कल देखे थे। आज हम एक और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों बुक की ओर। अब ये चित्र हमें क्या कर रहा है, कह रहा है, देखते हैं। देखो बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया है, या तो हम एक ग्लास ले सकते हैं, या एक कटोरा ले सकते हैं, या फिर एक बीकर ले सकते हैं। हमारे पास जो भी अवेलेबल हो हम ले सकते हैं। एक बीकर हमने लिया। अब हमने बीकर के अंदर क्या किया, आधा कप पानी डाल दिया। आधा कप पानी डाल के इसके अंदर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला। 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर मैंने इसको घोल लिया, और घोलने के बाद इसके अंदर मैंने कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की इसमें डाल दी। फिर इसको हिला दिया, मैंने घोल दिया पूरा अच्छे से। और घोल करके मैंने क्या किया, ये विलयन कैसे रंग में परिवर्तित हो गया, नीले रंग का। आपको कैसा दिख रहा है, ये नीले रंग का दिख रहा है। अब इस नीले रंग के विलयन में से मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन, थोड़ा सा विलयन निकाल करके एक परख नली के अंदर अलग रख दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक लोहे की ब्लेड ली या फिर एक लोहे की कील ली, और लेकर के इस बीकर के अंदर मैंने रख दी। कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद, जब मैंने स्पीकर को देखा तो मैंने देखा इस स्पीकर के अंदर जो विलयन नीले रंग का था अब वो हरे रंग में परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस विलयन के अंदर कॉपर सल्फेट लिया था, और कॉपर सल्फेट के अंदर हमने एक लोहे की ब्लेड रखी थी, आयरन रखा था। लोहा क्या है? आयरन है, Fe है। तो जब हमने इसके अंदर आयरन रखा तो कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ अभिक्रिया की, और आयरन के साथ अभिक्रिया करके और इसने क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया, जिसके कारण इसके रंग में परिवर्तन हो गया। अब ये नीले से हरे में परिवर्तित हो गया। प्लस अब मैंने क्या किया कि ये जो अंदर हमें ब्लेड दिखाई दे रही है, इस ब्लेड को मैंने बाहर निकाला और यहाँ रखा। जब मैंने इस ब्लेड को यहाँ देखा तो मैंने देखा इस ब्लेड के ऊपर भूरे रंग की परत जमी हुई थी। अब ये भूरे रंग की जो परत थी, ये क्या थी, इसके ऊपर कॉपर निक्षेपित हो गया भूरे रंग का। क्योंकि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने आयरन डाला, Fe डाला, लोहा डाला, तो कॉपर सल्फेट ने लोहे से अभिक्रिया की, आयरन से अभिक्रिया की, या फिर Fe से अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बनाया, प्लस कॉपर को निक्षेपित कर दिया। तो जब कॉपर को निक्षेपित किया तो ये कॉपर जो था, जब अलग हो गया कॉपर इससे, तो कॉपर जाकर के सारा ब्लेड के ऊपर जमा हो गया, है ना, जो कि हमें यहाँ पर भूरे रंग की परत के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस परिवर्तन के अंदर देखो सारे रासायनिक परिवर्तन के जो है गुण मिल रहे हैं। कैसे कि सबसे पहली बात तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हमने लोहे की ब्लेड को रखा तो आयरन सल्फेट बना, तो रंग में परिवर्तन हो गया, नया पदार्थ बना आयरन सल्फेट यहाँ पर। दूसरी बात, आयरन सल्फेट बनने के साथ ही कॉपर जो है यहाँ पर निक्षेपित हो गया, और इस आयरन सल्फेट से क्या मैं वापस कॉपर सल्फेट बना सकती हूँ? नहीं। तो ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, जो कि हमने देखे थे कल कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं, इनसे वापस पुनः पहले वाले पदार्थ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस परिवर्तन को या इस उदाहरण को हम रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कह सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही अच्छा सा है, समझ में आया आपको। अब चलते हैं बुक हमें किस तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रही है। देखिए बच्चों, वही कांच का एक गिलास लिया, कटोरा लिया, या फिर एक चौड़े मुँह की बोतल ली है, इसके अंदर आधा कप पानी डाला है, और फिर इसके अंदर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया है, इसको नीला थोता भी कहते हैं। इसको घोल लिया। फिर इस विलयन के अंदर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी, है ना।
कुछ बूंदें डाल दी तो हमने देखा कि ये विलयन नीले रंग में परिवर्तित हो गया। अब हमने इसमें से कुछ विलयन परखनली के अंदर या फिर कांच की छोटी सी बोतल में अलग से निकाल के रख लिया, है ना, हाँ, नमूने के रूप में। अब हम क्या किया, शेष जो विलयन था इस बीकर के अंदर हमने या एक कील रख दी या फिर एक लोहे की ब्लेड इसके अंदर रख दी और आधे घंटे तक हमने इसको छोड़ दिया। फिर आधे घंटे के बाद जब हमने इसको देखा, जब आधे घंटे तक हमने प्रतीक्षा की, उसके बाद जब हमने विलयन को देखा तो हमने देखा ये हरे रंग में परिवर्तित हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको विलयन जो है हरे रंग में परिवर्तित हुआ दिखाई दिएगा और कील के ऊपर और या कील या लोहे की ब्लेड के ऊपर भी हमने भूरे रंग का सोल्यूशन देखा था जो कॉपर जमा हुआ था। तो अब हमको ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में यहाँ पर अभिक्रिया होती है और दोनों ही की अभिक्रिया होने के कारण ही नया पदार्थ बनता है आयरन सल्फेट और इस कारण ही जो है ये विलयन नीले रंग से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो नया पदार्थ बना है आयरन सल्फेट बना है ना, और लोहे की कील के ऊपर भी भूरा निक्षेप कॉपर या तो तांबे की जो है परत हमें दिखाई दे रही है, तो ये भी एक नया पदार्थ बना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसको एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। देखिए इसको एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी हमने दर्शाया है। यहाँ पर ये हमारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला तोता भी कहते हैं, जब ये लोहे के साथ, लोहे को Fe बोलते हैं, जब ये आयरन से अभिक्रिया करता है तो इससे आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है FeSO4 और जो हरे रंग के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, प्लस कॉपर निक्षेपित हो जाता है जो कि ब्लेड के ऊपर हमने भूरे रंग की परत के रूप में दिखाई दिया। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन के द्वारा भी जो एग्जाम्पल दे सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का, प्लस प्रयोग करके भी दे सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों रासायनिक परिवर्तन का। हाँ तो बच्चों हम एक रासायनिक परिवर्तन का एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो देखिए एक और प्रयोग कर रहे हैं हम रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, देखो चित्रानुसार हमने एक परखनली ली। इस परखनली के अंदर हमने 1 चम्मच सिरका डाला। सिरके का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर 1 चुटकी भर खाने का सोडा डाला, है ना, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ऊपर इस परखनली के अंदर डाल दिया। इस परखनली के अंदर हमने ऊपर कॉर्क लगा दिया और इसके अंदर एक पतली नली लगा करके उसको हमने जो है एक दूसरी परखनली में छोड़ा है, जिसके अंदर हमने चूने का पानी डाल रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर घोल के डाल रखा है। इसको हम चूने का पानी कहते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, हमने जब यहाँ पर सिरका डाला और खाने का सोडा डाला तो सिरका और खाने का सोडा, सिरका एक एसिड है, ये खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है। गैस यहाँ पर परखनली के ऊपर हमें बुदबुदों के रूप में दिखाई देती है और ये गैस जो होती है इस पतली नली से होकर के और बाहर की ओर इधर की ओर जा रही है। देखो आप हैं, ये जो गैस है ये कौन सी गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इसका मतलब सिरका और जो आपका खाने का सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसको हम चूने के पानी से भरी हुई परखनली के अंदर डालते हैं। तो जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में छोड़ा जाता है तो चूने का पानी, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं आई थी तब तो इसका रंग सफ़ेद था, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आकर घुलने लगी और ये चूने का पानी का रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो 2 पदार्थ बन रहे हैं, तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। 2 पदार्थ कैसे बन रहे हैं, देखो ध्यान दो। सबसे पहले सिरका और खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने आपस में अभिक्रिया की, जिससे पहला पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने चूने के पानी में फिर भेजा तो यहाँ पर चूने के पानी का रंग बदल गया, दूधिया हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, सफ़ेद रंग का पानी था, बाद में वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण कैसा हो गया, दूधिया रंग में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं या ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इस प्रकार के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके साथ साथ देखो रासायनिक परिवर्तन के अंदर गैस भी उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न हुई यहाँ पर, हुई ना। तो ये क्या कहलाता है, एक रासायनिक परिवर्तन का ही दूसरा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं फटाफट से इसको बुक में भी देखते हैं कि बुक क्या कह रही है ना। अब देखिए बच्चों, इसी प्रयोग को वापस यहाँ बताया। एक परखनली ली, उसके अंदर 1 चम्मच सिरका लिया, फिर उसके अंदर चुटकी भर खाने का सोडा डाला,
फिर इसमें गैस बनने लगी और गैस की ध्वनि भी हमें सुनाई देने लगी, सुर 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 बुदबुदाहट सुनाई देने लगी। अब ये जो गैस के बुलबुले बाहर निकल रहे थे, ये कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। अब हमने क्या किया, इस प्रणाली के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर सिरका जो है, एसिटिक अम्ल जो है, ये खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जिससे क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और अन्य पदार्थ बन रहे हैं। ये देख, प्रणाली में जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने एसिटिक एसिड लिया था, सिरका लिया था, प्लस उसमें खाने का सोडा डाला और फिर इससे क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और अन्य पदार्थ बना। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर चूने के पानी में छोड़ा, अभी छोड़ेंगे हम आगे। इसको एक और रिएक्शन के द्वारा हम दर्शाएंगे। यहाँ पर एक पदार्थ बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब दूसरा पदार्थ क्या बनेगा? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में छोड़ेंगे तब बनेगा, है ना। तो उसकी भी रिएक्शन हम आगे देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसको चूने के पानी के बीच में छोड़ा गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, चूने के पानी का क्या सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। होल मतलब कोष्टक, समझ में आया? कोष्टक को क्या बोलते हैं? होल, है ना। ये साइंटिफिक लैंग्वेजेस के अंदर इस सूत्र को इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी आपस में अभिक्रिया करता है, जिससे ये तीर का निशान क्या बता रहा है कि इन दोनों पदार्थों के आपस में अभिक्रिया करने से आगे जो पदार्थ है वो बने हैं, है ना। तो तीर के निशान के बाद जो पदार्थ बनने वाले पदार्थ है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी आपस में जब अभिक्रिया करता है तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका सूत्र है CaCO3। क्या सूत्र है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। आ गया समझ में? तो इस अभिक्रिया के अंदर या इस परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ बन गए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, दूसरा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो गया, है ना। अब देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसके कारण चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। कल हमने मैग्नीशियम का रिबन चलाया था, उसका भी एग्जाम्पल देखा था। फिर हमने कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ अभिक्रिया कराई थी। फिर अभी हमने जो है सिरका और खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया करके और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स देखे। तो इसका मतलब ये है कि वह परिवर्तन जिसमें कि एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तन के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। फलों का पकना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अंगूरों का किण्वन होना, यानी कि अंगूर से शराब बनती है, ये अल्कोहल बनता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, ये सब क्यों होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका मतलब ये है कि भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, अंगूर से अल्कोहल बनाना या अंगूरों का किण्वन होना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण करना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखो, विभिन्न प्रकार के जो है प्लास्टिक जो पदार्थ बनाए जाते हैं, मार्जक है, डिटर्जेंट है, ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनते हैं, सब रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो अब चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए बच्चों, देखते हैं हम यहाँ पर कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है, और प्लस ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। 3 तो हमने गुण देखे ही थे, अभी और गुण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमें कि रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, या किसी प्रकार की विकिरण उत्पन्न होती है, कोई पराबैंगनी विकिरणें भी निर्मुक्त होती है, या फिर विकिरणों का अवशोषण भी होता है, या फिर ध्वनि का उत्पादन भी होता है रासायनिक परिवर्तन में, विभिन्न प्रकार की गंध बनती है ना, और कोई नई गंध भी बन सकती है, या गंध में परिवर्तन भी हो सकता है, या फिर रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। कई प्रकार रंग में परिवर्तन होना, नई गैस का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंदर देखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ बनते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, इसमें गैस उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें गंध में परिवर्तन होता है, इसमें रंग में परिवर्तन होता है ना। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब आपको रासायनिक परिवर्तन समझ में आया। अब देखिए, और भी एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पत्तियों का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, ठीक है।
मतलब किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार की गंध निकलती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के जो पटाखे जलाए जाते हैं उनमें भी जो है विस्फोट होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है और रुचिकर गैसें उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है, जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो इसीलिए हमको पटाखे नहीं जलाने के लिए जो है वो सलाह दी जाती है ना। दिवाली पर हमको कम से कम पटाखे जलाने चाहिए, अधिक विस्फोटक पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ताकि प्रदूषण भी कम हो, है ना। इसके अलावा देखिए, जो बासी भोजन होता है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बासी भोजन के अंदर जो है वो सड़ गल जाता है, उसमें जो है दुर्गंध आने लगती है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो हमने रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर देखे आज। तो बच्चों, आपको समझ में आए होंगे। और बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।